आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 में एक डिफरेंस करेंगे और उसके बाद हम जोलॉजी पोर्शन में चले जाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि बॉटनी के पोर्शन लास्ट हमने जो अपना लेक्चर नंबर 9 किया था, तो उस लेक्चर नंबर 9 में हमने चैप्टर 5 का बॉटनी पोर्शन, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए थे, वो हमने कंप्लीट किया था। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे बॉटनी में आप कह लें या जोलॉजी में कह लें, लेकिन डिफरेंस आता है बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपसे पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, the process in which a permanent increase occurs in the body of plant in respect to its size, form, weight and volume is called growth। अब चाहे आप ये एनिमल में बात कर लें या प्लांट में बात कर लें, ठीक है, तो दोनों में बात आप लिख सकते हैं। तो ग्रोथ परमानेंट, हमारी जो इंक्रीज होती है बॉडी की, उसकी साइज बड़ा हो जाए, उसका वेट बढ़ जाए या वॉल्यूम इंक्रीज हो, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ये नंबर सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे, इट इज़ अ कंटिन्यूसली प्रोसेस। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, जब तक कि हमारी लाइफ स्पान ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक ये प्रोसेस चलता रहता है। किसी और शक्ल में चले, एनिमल्स में जरूरी नहीं कि ग्रोथ चलती चली जाएगी तो हम लंबे होते चले जाएंगे। प्लांट में ऐसा होता है कि ग्रोथ चलती रहती है, कंटिन्यूस रहती है, लेकिन वो भी हाइट को अपने स्पेसिफिक लिमिट तक रखता है। उसके अलावा उसकी ग्रोथ चलती है। हमारे ह्यूमन में बात कर रहे हैं, एनिमल्स में बात कर रहे हैं, और ज़िंदगी के एंड तक ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है। अब कद ना बढ़े, वेट ना बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ ब्लड सेल्स हैं वो टूट गए, नए बन रहे हैं। हमारी बॉडी टिश्यूज़ हैं वो टूट गए, नए बन रहे हैं। तो ये भी ग्रोथ का पार्ट था। ठीक है, प्लांट के लीफ फॉलिंग हो गई। डिफरेंट पार्ट्स इन प्लांट शो डिफरेंट ग्रोथ। हमारे पौधों में थोड़ी सी डिफरेंस होता है ग्रोथ में। हमारे हम अगर एनिमल्स की यहाँ बात करेंगे तो हम उसमें लिखेंगे कि जी, ऑल द पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स ग्रो एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में हमारे बॉडी के पार्ट्स एक वक्त में ग्रो कर रहे होंगे। पौधे में ऐसा होता है कि कोई शाख बड़ी आपको नजर आएगी, कोई छोटी नजर आएगी, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होगा कि ब्रांच एक ही वक्त निकली हो, लेकिन फिर भी उसके साइज में, उसकी विड्थ में चेंज नजर आएगा। वो कोरिलेशन प्लांट्स में हमें नजर आता है। ग्रोथ इज द सेकंड फेज ऑफ लाइफ। ग्रोथ जो है वो जिंदगी का दूसरा फेज कहलाता है। पहला फेज हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट द प्रोसेस ऑफ चेंज इन विच एग इज चेंज्ड इनटू मल्टीसेलुलर एडल्ट ऑर्गन नोन एज डेवलपमेंट। परमानेंट इंक्रीज से मुराद ये होती है भैया कि एक बार जो इंक्रीज परमानेंट हो गई, लेंथ वाइज बात कर लें, साइज वाइज बात कर लें, तो वो ग्रोथ कहलाती है। और हमारे सेल्स ऑफ द प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। वहाँ पर परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के आपको नज़र आते हैं। कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज, जिनको हम ग्राउंड टिश्यूज भी कहते हैं। तो जो डेवलपमेंट होती है वो दरअसल एग्स या ओवा, या हम अगर प्लांट्स में बात करें तो हमारा स्पर्म और पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना। तो इनकी जब फ्यूजन होती है, फ्यूजन होने के बाद एग के फर्टिलाइज होने से लेकर और एक एम्ब्रियो बनने तक का जो प्रोसेस होता है वो डेवलपमेंट कहलाता है।
फिर एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है तो वो ग्रोथ शुरू कर देता है, सेकंड फेज शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट एक खास लिमिट में होगी एम्ब्रियो बनने तक, चाहे वो प्लांट्स में बात करें आप, चाहे एनिमल्स में बात करें। अंडे में चूजा बन रहा है तो वो डेवलपमेंट है, और चूजा जब अंडे से बाहर आ गया तो डेवलपमेंट अब खत्म, अब ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बीज बनने का अमल डेवलपमेंट, और बीज से पौधा बनना वो ग्रोथ। ठीक है। तो सीड और स्पोर्स डेवलप इनटू अ प्लांट। सीड और स्पोर जब तक बन रहे होंगे उस वक्त तक हमारी डेवलपमेंट होगी, और जब इससे प्लांट बनेगा तो वो हमारा ग्रोथ कहलाएगा। ये यानी डेवलपमेंट हमारी जिंदगी का पहला फेज कहलाता है, और डेवलपमेंट होकर फिर सेकंड फेज यानी ग्रोथ शुरू होती है। तो ये डिफरेंसेस हैं जो आपको दिए जाते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अब आप चाहे एनिमल्स के रेफरेंस से लिख दें या प्लांट के, अगर बॉटनी में आए तो यूजुअली बॉटनी में ही हमें नज़र आता है, तो आप प्लांट के रेफरेंस से लिख रहे हो। ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स आप कह सकते हैं बेस्ड ऑफ लाइफ। हसनैन ने पूछा है कि डेवलपमेंट मीन बेस्ड ऑफ लाइफ, असल में इमर्ज होना, और इमर्ज के बाद लाइफ को कंटिन्यू करना टू अ परमानेंट और स्टेबल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जब तक एम्ब्रियो बन रहा होता है जो हमारा, तो उस वक्त तक हमारी जिंदगी स्टेबल नहीं होती। किसी भी वक्त किसी भी वजह से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टॉप हो सकती है। तो डेवलपमेंट जो होती है वो 50-50 चांस। अगर हमें याद हो चैप्टर 4 हमने पढ़ा, अभी थोड़ा सा आखिरी उसका पोर्शन बाकी है, और वहाँ कॉन्सेप्शन की बात हम करेंगे हायर एनिमल्स में। कॉन्सेप्शन में हम यही देखेंगे कि जी हमारा मैमल में जो एग और स्पर्म आपस में मिले और फर्टिलाइजेशन शुरू हुई, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब तक एम्ब्रियो बनता रहा उस वक्त तक हम 50% चांस पे रहते हैं कि ये एम्ब्रियो डेवलप होकर एक ह्यूमन या एक मैमल बनाएगा। तो डेवलपमेंट जो होती है वो मतलब बाय चांस हम इसको कह सकते हैं, किसी भी वजह से ये स्टॉप भी हो सकती है, रुक भी सकती है, जिसका ग्रोथ रुकती है। लेकिन ग्रोथ रुकेगी तो लाइफ नहीं रुकेगी, लाइफ तो चलती रहेगी। मगर डेवलपमेंट रुक गई तो लाइफ बनने वाली जो थी वो ही बंद हो जाएगी, और एम्ब्रियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास बॉटनी के बाद अब जोलॉजी पोर्शन है चैप्टर 5 का। ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले जो आपको, अगर बुक्स आपके पास हैं तो पेज नंबर 129 पर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स पर आ जाते हैं। 129 पेज नंबर पर। बच्चे कहाँ हैं, आज छुट्टियां मना रहे हैं क्या? ग्रोथ हार्मोन की वजह से रुक सकती है ना, क्यों नहीं रुकती? हमारे यहाँ एनिमल्स में और प्लांट्स में भी ऐसा होता है, और ग्रोथ हार्मोन हम ऐड करते हैं तो अपने प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं। ऑक्सिन को हमने ऐड किया था डेवलपमेंट के दौरान, जब सीडलिंग कर रहे थे, तो हम अच्छी प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसी तरह आज के ज़माने में आप ये जो फार्मिंग कर रहे हैं, ये कैटल फार्मिंग कह लें आप, ये हो रही है, आप मुर्गियां जो खा रहे हैं फॉर्म की, उन सबको हार्मोनल इंजेक्ट किए जाएं या हार्मोनल फूड दिया जाता है, तो वो ग्रोथ उनकी ज़्यादा हो जाती है, तेज़ी से हो जाती है। यानी मैंने आपको कई बार बताया कि एक नॉर्मल मुर्गी तकरीबन 12 हफ्ते यानी 3 महीने में अपनी अच्छी एडल्ट कंडीशन में आती है।
और अगर वो थोड़ी सी बेहतर यानी कि एडल्ट एग लेइंग के लिए आपकी हो तो वो 4-5 महीने की होनी चाहिए, हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जो गोश्त चिकन का ले रहे हैं ये 6 हफ्तों में आपके पास मार्केट में आ जाती है, चूजे से लेकर और मुर्गी बनने तक। आधा डिफरेंस है, और वो भी गोश्त उसमें ज़्यादा है। हम जो मुर्गी घर में पाले नॉर्मल तरीके से, तो उसमें आपको गोश्त कम मिलेगा। हार्मोनल एक्टिविटीज़ नहीं है ना, नॉर्मल एक्टिविटी। इसी तरह अगर हार्मोनल एक्टिविटीज़ हमारे किसी में रुक जाएं, तो आपने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स की कमी हो जाने से आप ग्राफिज्म के शिकार हो जाते हैं, छोटा कद। ठीक है। तो अब हम जोलॉजी में बात करते हैं। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको छोटी सी डेफिनेशन मिलती है। वहाँ भी हमने जिक्र किया था डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसमें हमारे एग्स और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती हो और फिर एक एम्ब्रियो फॉर्म हो, उस एम्ब्रियो की चेंजेस जो उसमें आ रही हैं उसे आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉलेजेस में कर लिए थे या स्टार्ट हो गए थे तो, और स्लाइड्स अगर देखी हो, तो उसमें आपको 2 परमानेंट स्लाइड दिखाई, 6 होंगी 6-7 होंगी, लेकिन 2 आपकी चिक 48 आवर्स चिक और 52 या 72 आवर चिक होती थी ना, लेकिन दिखाई दो जाती। तो उसमें वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है, एम्ब्रियो कैसे बन रहा है। अभी हम आगे चलकर आपको वीडियो भी दिखाएंगे, उस वीडियो में आपको और चिक की डेवलपमेंट आपके सामने आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, पहले वो आप चाहें तो देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 129 पर, ठीक है। एक दो बार हमें यहाँ से पूछा गया था, और सवाल ये था, आपको दिया गया है शॉर्ट में, ड्रॉ अ चार्ट, ड्रॉ अ चार्ट टू शो, ड्रॉ अ चार्ट टू शो developmental stages, developmental stages in animals. Draw a chart to show developmental stages in animals. ठीक है। तो ये पेज नंबर 129 पर ही आपके एक चार्ट बना हुआ, गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लेवेज, गैस्ट्यूला, ऑर्गेनोजेनेसिस और ग्रोथ। सिर्फ आपने चार्ट बनाना होगा। इसके साइड में जो इन हेडिंग्स की डिटेल लिखी है, छोटी छोटी सी सिंगल लाइंस में, वो आपको वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो हम वैसे ही याद करते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि ये चार्ट में हमने क्या किया। और इन जनरल आपको बहुत सारी बातें उसमें से मालूम भी, ठीक है। लेकिन आंसर में आपने सिर्फ चार्ट बनाना है। चार्ट में आप सिंपल वे में, जिस तरह यहाँ पर गोल, यहाँ सर्किल या स्क्वायर, जो भी आपका दिन चाहे बनाकर उसमें लिखते चले जाएं हेडिंग्स, और एक छोटा सा चार्ट बना दें। तो इसकी बात हम आपके सामने रखते हैं, और ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हमें नज़र आती हैं। कुरान में इसका बड़ी वाज़ेह तौर पर जिक्र है, और वो भी आयात हमारी अगले पेज पर है, दिखा देते हैं भी आपको। पहले हम यहाँ डिस्कस कर लें। एम्ब्रियो एन ऑर्गेनिज्म इज इन इट्स अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, especially before it has reached a distinctly recognizable form. एम्ब्रियो उस हालत को, उस शक्ल को कहते हैं जब वो अपनी खास मखसूस डिस्टिंक्ट जो उसकी होनी चाहिए उस फॉर्म तक ना पहुंच जाए। स्टार्ट में एम्ब्रियो इरेगुलर सी शेप होगी,
बेहंगम जिसे आप उर्दू में कह रहे हैं। और कुरान में भी आपने पढ़ा है, अभी हमारे आगे आयत भी है, खून का लोथड़ा लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्लॉट ऑफ द ब्लड। खून होता है ना, तो वो जब जम जाता है तो वो इरेगुलर सी शेप आपको नजर आती है। तो एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शेप को बदलता है और एक डिस्टिंक्ट शेप, जो जिस एनिमल का भी वो एम्ब्रियो है, उस एनिमल की शेप उसमें नजर आने लग जाती है, जाहिर होने लग जाती है। तो उसे कहा जाता है एम्ब्रियो। जाइगोट आपको याद है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ एंड फॉर्म विद द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल। जाइगोट वो पहला सेल होता है जिसमें हमारे कौन, स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं। ठीक है जी, ये हमारा स्पर्म है और ये हमारा ओवा। स्पर्म आकर मिलता है और अपनी न्यूक्लियस को इंटर कर देता है ओवा के अंदर, और ओवा में दो न्यूक्लियस आपस में आकर के फ्यूज होते हैं। और देन ये फ्यूजन के बाद कहलाता है, अब इस हालत में जाइगोट, इसे हम कहेंगे जाइगोट। ठीक है जी, ये हमारा, ये मजीद आगे काम चलेगा। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हमारी देखते हैं। सबसे पहले तो हम गैमीट फॉर्मेशन, अगर हमें याद हो, आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था गैमीटोजेनेसिस, और उसमें आपने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या था जी? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये जो हमने बनाया है, तो ये मेल में बना होगा, तो इस तक बनने के प्रोसेस को आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ओवा बना था ये फीमेल में, तो इसे आपने oogenesis का नाम दिया। तो सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी एनिमल में, और मेल और फीमेल गैमीट बने, तो किसी भी शक्ल में हो, शक्ल सूरत उसकी चेंज हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है। फिर दे आर हैप्लॉइड, ये शर्त है। हैप्लॉइड किसे कहते हैं, यकीनन हमें मालूम है, लेकिन हम फिर भी आपको याद दिला दें। हैप्लॉइड आधा, है ना, एन, हसनैन ने बिल्कुल सही कहा, एन। एन मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मिसाल के तौर पे आप अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग के पास 46 ग्रुप पेयर ऑफ, सॉरी, 46 क्रोमोसोम इन 23 पेयर्स। तो अब इनमें जब स्पर्म फॉर्म होगा तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होंगे, और ओवा जो फॉर्म होगा उसमें भी 23 क्रोमोसोम। और जब ये आपस में फ्यूजन करेंगे तो देन दे गेन देयर नंबर अगेन, ये अपने 46 को पूरा कर लें। इस तरह स्पीशीज बदलती नहीं है, एक ही जैसी है। फिर हमने अभी आपसे कहा कि फर्टिलाइजेशन हुई, ये वाला प्रोसेस और फर्टिलाइजेशन में डिप्लॉयड हमारा सेल बन गया, जो आगे चलकर जाइगोट कहलाया। ठीक है, जाइगोट में शुरू होती है सबसे पहली डिवीजन, जिसे माइटोटिक डिवीजन के नाम से हम जानते हैं। और अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम, यानी 46 के 46 चले। और क्लीवेज में हमारा ये जो जाइगोट हमने बनाया है, इस जाइगोट के एक जानिब से हमें कट होता हुआ महसूस होगा। अब ये कट होकर दो सेल, फिर ये 2 से 4, 4 से 8,
8 से 16, फिर 32, फिर 64, और उसके बाद फिर काउंटिंग नहीं कर सकते हम, क्योंकि पहला वाला सेल भी डिवाइड हो रहा, दूसरा भी, तीसरी, चौथी, सब डिवीजन हो रही है। तो 64 के बाद हमारी डिवीजन इरेगुलर सी होना शुरू हो जाती है। तो ये जो फर्स्ट हमारी होती है, ठीक है ना, इसे हम क्लेवेज कहते हैं। ये जो दरार, उर्दू में हम अगर क्लेवेज की बात करें, दरार जो है ना, दीवार के ऊपर आ जाती है, दीवार टूट रही हो, कहीं से चटक रही हो, तो आप उसे क्लेवेज कहते हैं। दीवार दरअसल टूटी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर का हिस्सा एक निशान आ गया, वो कमजोर होने लगे। तो इसी तरह फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट डिवीजन हमारी यहीं से क्लेवेज से शुरू होती है। फिर ये क्लीवेज बढ़ती है और आगे जाकर सेकंड स्टेज बनाकर दूसरे सेल को सेपरेट नहीं करती, अलग अलग, जैसे कहेंगे अलग हो जाना, वो नहीं होगा। सेल दो फॉर्म हो जाएंगे, रहेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। फिर इसमें हम अभी तो नहीं, आगे चलकर पढ़ेंगे। ब्लास्टूला है, ठीक है, मोरियोला है, लेकिन जो मेन है वो गेस्ट्यूलेशन है। तो वो हम कोई डिटेल अभी चिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में देखेंगे, तो वहाँ पर आपको सारी स्टेजेस अलग अलग करके दिखाएंगे डिटेल के साथ। लेकिन जो फाइनल स्टेज होती है और बड़ी, उसे कहते हैं गेस्ट्रुलेशन। गेस्ट्रुलेशन इज अ फेज अर्ली इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब वो जब सेल पहले तो फॉर्म हो रहा है, और सेल फॉर्म होने के बाद अपनी जगह बनाएंगे, अपनी जगह पर जाएंगे, during which the single layered blastula is recognized into a trilaminar, three layer वाला structure known as gastrula। मैंने अभी कहा ब्लास्टूला बनती है, मोरियोला, इससे पहले मोरियोला बनता है, फिर ब्लास्टूला बनता है, बॉल होती है सेल्स की। देन सेल्स अरेंज ग्रेजुअली, और सेल फिर अपनी अपनी जगह पर अरेंजमेंट शुरू करते हैं और लेयर बनाना शुरू करते हैं। तो 3 लेयर्स बनने का जो नज़र आता है हमें, और अरेंज होने के बाद हर सेल का ग्रुप अपने अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म करना शुरू करना स्टार्ट होगा, तो वो गैस्ट्रुलेशन के बाद शुरू होगा। गैस्ट्रुलेशन में पहले तरतीब होगी, अरेंजमेंट होगी, फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस का होगा। 3 लेयर बन गई, सेल्स अपनी जगह पहुंच गए। मिसाल के तौर पे वो सेल जिसने ब्रेन बनाना है, जिसने नोटोकॉर्ड बनानी है, जिसने स्माइल कॉर्ड बनानी है, जिसने हमारा लीवर, इंटेस्टाइन, वो अपनी पोजीशन पर पहुंचना है इन 3 जेमिनल लेयर्स के दौरान। तो वहां तक के प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और जब वो सब अरेंजमेंट हो जाती है, फिर वो इंडिविजुअल सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गन फॉर्मेशन शुरू करते हैं। जो भी ऑर्गन, जैसे लीवर बनाना था, लीवर बनाना शुरू कर देता है। तो सेलों में फिर चेंज आने लग जाता है। गेस्टुला के अंदर तो सारे सेल आपको एक जैसा नजर आ रहा है, कोई छोटा होगा, बड़ा होगा, माइक्रो और मेगा होते हैं, लेकिन कोई इलोंगेट नहीं होगा, कोई ओवल नहीं होगा। लेकिन जब ये ऑर्गन बनाना शुरू करेगा, तो फिर उसी स्पेसिफिक ऑर्गन के टिश्यूज की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देंगे। इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जब होगा, तो वो फॉर्म करेगा ऑर्गन्स, और ऑर्गेनोजेनेसिस उस प्रोसेस को हम कहेंगे। और देन ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन जब डेवलप हो जाएंगे, एम्ब्रियो पूरा मुकम्मल हो गया, तो फिर उसके बाद जो अब शुरू होगी कहानी, वो ग्रोथ होगी। परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, वेट, शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो वो फिर अपनी शक्ल को बदलना शुरू करेगा। ये पूरा प्रोसेस एम्ब्रियोलॉजी आपकी अल्लाह ताला ने एक आयत में बयान किया। पेज नंबर 130 पर थोड़ी सी देर के लिए आप आ जाएं और ज़रा सी इस्लामियात भी पढ़ लें। नहीं, फिजिकल में तो मैं थोड़ी सी इस्लामियात आपकी पढ़ाता रहता हूँ, ऑनलाइन भी थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हम अपनी, वही बात है कि मैं आपसे, कुरान में बार बार हम पर जोर दिया है कि आप
क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं समझते हैं अल्लाह की चीज़ों को। जर्मिनल लेयर हमारी होती हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जर्म यानी कि हमारे स्टार्टिंग की जो सेल्स हैं वो एक लेयर्स फॉर्म कर रहा है, और हर लेयर ने फिर ऑर्गन बनाने होते हैं। तो आपके पास सवाल आता है लॉन्ग क्वेश्चन में चिक का, 5 ईयर देखिएगा, उसमें आपसे कहते हैं डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू 3 जर्मिनल लेयर। तो डेवलपमेंट ऑफ चिक बताइए कहाँ तक, एक्टो, एंडो और मीसोडर्म। वो भी हम करते हैं तो आपको दिखाएंगे। ठीक है जी। तो कुरान में अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पूरी एम्ब्रियोलॉजी दिखा दी ह्यूमन की। सूरह है अल मोमिनून 23 आया 12 से 15। अर्ली वी क्रिएटेड मैन, 130 पेज नंबर बुक में है, वो मैं आपको रीड करके दिखा रहा हूँ। फ्रॉम अ प्रोडक्ट ऑफ वेट अर्थ, हमने क्रिएट किया मैन को कहाँ से, गीली मिट्टी से। देन प्लेस्ड हिम एज अ ड्रॉप ऑफ सीड इन अ सेफ लॉजिंग, और फिर हमने उससे एक कतरे की हालत में, जिसको हम सीड अपनी जुबान में सीड कह रहे हैं, कुरान में कतरा, ठीक है, इन आ सेफ लॉजिंग, कहाँ रखा, महफूज मुकाम पर, महफूज जगह, यूट्रस में। देन फैशनाइज्ड वी द ड्रॉप अ क्लॉथ, फिर हमने उसको फैशनाइज किया। फैशन का मतलब हमने शायद फिजिकल क्लास में कभी आपसे पूछा होगा और आपने बहुत सारी बातें बताई होंगी, लेकिन फिर हमने आपको डिफाइन किया होगा कि फैशन का मतलब होता है वो चीज़ जो आपको पसंद आ रही हो। जैसे कपड़ों का फैशन चल रहा है, अब मुझे नहीं मालूम आजकल कौन सा फैशन चल रहा है, लेकिन जो भी फैशन है वो आप उसी फैशन को, उसी कपड़ों को आप, उसी शूज़ को, उसी स्टाइल, हेयर स्टाइल को आप अपनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो आप पर अच्छा लग रहा हो ना लग रहा हो, बाद दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है कि अभी फैशन, सपोज के आजकल बच्चों का, ये बॉयज़ का हमारे ना बड़े बाल, और एक तरफ गर्दन झुकी हुई होती है, और एक तरफ वो बाल लंबे गिर रहे होते हैं, दूसरी तरफ गायब। पता नहीं वो इन लोगों को कैसे अच्छा लग जाता है, मुझे तो खैर नहीं अच्छा लगता। मैं बच्चों को भी देखता हूँ तो अजीब और ही बच्चे लग रहे हैं, और अच्छा वो गर्दन भी टेढ़ी करके चल रहे होंगे, अल्लाह के बंदे गर्दन तो सीधी कर लो, लेकिन वो फैशन में बाल भी टेढ़े करने हैं और गर्दन भी टेढ़ी करनी है। तो वो आपको, यानी जिस बच्चे ने भी फैशन किया है उसे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको ही अच्छा लग रहा हो, उस पर सूट कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन उसे अपने आप पर बड़ा प्यारा लग रहा है, तो वो फैशन कहलाता है, खूबसूरत बना लेना। और वो कैसे भी खूबसूरत बना ले, काला मुंह करके अब बोलेंगे कि मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ, ठीक है जी, आप खूबसूरत लग रहे हैं बिल्कुल, हमें नहीं लग रहा है ना, लेकिन आपको तो लग रहा है, तो उसे हम कहते हैं फैशन। तो इंग्लिश में मतलब यहाँ जो मीनिंग है, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने आपको जो जिक्र किया है वो हमने रखने का और संभालने का जिक्र आपके सामने आएगा, और तो खूबसूरत यानी कि मखसूस शक्ल देने का। देन फैशनाइज बी द क्लॉथ आ लिटिल लम्प, और फिर हम वो जो खून का कतरा है उसको छोटे से एक लम्प, लम्प एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर, अपनी शक्ल को थोड़ा सा रेगुलाइज करते हैं। पहले वो बगैर शक्ल और सूरत के नजर आएगा, फिर उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जब उसकी नर्व कॉर्ड बन रही होगी तो उसकी एक स्पेसिफिक एलोंगेटेड शक्ल नजर आएगी, अगर आपने चिक का एम्ब्रियो देखा हो। देन फैशनाइज विद द लिटिल लम्प बोन्स, फिर हमने लम्प्स पे बोन बनाए। तो यही आपको भी नजर आता है कि पहले आपके बोन बनना शुरू होती है, और सबसे पहले हमारा वर्टिब्रल कॉलम की स्टेनाइड्स बनती है। देन क्लॉथिंग द बोन्स विद फ्लैश, फिर हम हड्डियों को खूबसूरत करते हैं गोश्त चढ़ाकर, इसका मतलब गोश्त बाद में बनेगा। एंड देन प्रोड्यूस इट एज अनदर क्रिएशन, और फिर हमने क्रिएट किया एक और
क्रिएशन, एक और शाहकार, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। सो ब्लेस्ड बी अल्लाह, द बेस्ट ऑफ क्रिएटर। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि वही सबसे बड़ा क्रिएटर है। देन लो, आफ्टर दैट ये श्योरली डाई। याद रखिएगा, अपनी आज की ज़िंदगी आपकी आपको याद नहीं रहती। बच्चे हैं ना आप लोग, टीनेजर्स हैं, वन व्हीलर हैं, और पता नहीं क्या क्या करने वाले, पबजी खेलने वाले, है ना। लेकिन जब एज 40 को क्रॉस करें, फिर आपको ये सब चीज़ें, सोच विचार सब चेंज होता हुआ महसूस होगा। और अल्लाह ताला ने आपसे पहले कह दिया कि सब कुछ कर लो, मेरी इबादत ज़रूर करो, लोगों की खिदमत ज़रूर करो, पड़ोसी का ख्याल ज़रूर रखो, किसी भी जानदार का ख्याल ज़रूर रखो, ताकि मैं तुम्हें एक अच्छी जगह हेवन में प्रोवाइड कर दूँ। और क्यों? क्योंकि मरना तुम्हें है। बिल्कुल जी हसनैन, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि मरना हमने है, और मर के हमने फिर हिसाब भी तो देना है ना बेटा। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे हम सबको, कि हम ये ना सोचें कि मरने के बाद हम मट्टी में मिल जाएंगे। कुरान में आपको पुरानी कौमों के बारे में ये लफ्ज़ लिखे हुए मिले कि लोग ये कहते थे कि जी हम तो मरवा के मट्टी में दफना हो जाएंगे, और अब हमें कोई टेंशन ही नहीं, हमें काहे की टेंशन, जो मर्जी कर लो दुनिया में, खूब लोगों के गले काट के नोट कमाओ। लेकिन अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में कहा, एक एक हिसाब तुम्हें खुद देना होगा। तुम्हारे वो हाथ, तुम्हारी आंख, नाक, कान, मुंह, पाँव, सब तुम्हें हिसाब देगा क़यामत के दिन। और क़यामत आनी है, और मरना भी है। मरने के बाद क़यामत के दिन एक एक चीज़ का हिसाब आपको खुद ही देना है। ठीक है ना। तो इसलिए हाँ जी, वही अमाल ही तो मैं आपसे कह रहा था कि हमें अल्लाह की इबादत से लेकर एक चूंटी तक का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह को बड़ा पसंद है जब आप किसी मखलूक की कोई भी काम आ जाए। कुत्ता है ना, डॉग, नापाक है जी, हमें इसको नहीं पालना, शरीयत में नापाक है, वो है भी, बायोलॉजिकल भी है नापाक। लेकिन अगर वो कहीं भूखा प्यासा नजर आ रहा है, आपको किसी मुसीबत में नजर आ रहा है, तो आप उसकी भी मदद कीजिए। अल्लाह को बड़ी खुशी मिलती है। अल्लाह ताला फरिश्तों को दिखाता है कि देखो मेरा बंदा मेरी मखलूक की कैसे खिदमत कर रहा है, ये इबादत है भी। इसी तरह पड़ोसियों की, इंसानों की, मुसलमान हो या ना हो, इंसान हो, जब एनिमल की केयर करने के लिए अल्लाह खुश है, तो इंसानों की केयर करने के लिए तो खुश होगा। हम मुसलमानों में सिया सुन्नी और पता नहीं कौन कौन है, हम उसमें भी हमारा तफरीक नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इस्लाम जो है वो एक इंसानियत का दर्स देता है, सिर्फ मुसलमानियत का नहीं देता। जानवर से लेकर पौधे तक, इवन कि आपको ये भी मना किया कि पानी एक्स्ट्रा ज़ाया ना करो। पानी तो नॉन लिविंग थिंग है ना, लेकिन आपके ज़ाया होने से वो किसी और के इस्तेमाल में आ सकता था। आपका बचा हुआ किसी और के इस्तेमाल में आ जाता। तो ये क्यों तालीमात अल्लाह ने ऐसी दी। ठीक है जी, बायो इस्लाम में बहुत सारी हो गई। हैं जी, बायो की तरफ वापस आए हम। सर हम कैसे पर रहम करेंगे, तो अल्लाह, बिल्कुल सही कहा जी हसनैन ने, ये वन बात कही कि हम, वो एक मुहावरा भी है ना, मुहावरा ये क्या कहते हैं उर्दू में, कर भला तो हो भला, है ना। वही वाली बात हसनैन ने की कि जब हम दूसरों पर रहम करते हैं, तो अल्लाह हम पर भी रहम करता है। हम दूसरों के ऐब छुपाते हैं, अल्लाह हमारे ऐब छुपाता है। हम दूसरों की खिदमत करते हैं, हमारी भी कोई ना कोई खिदमत करेगा। आप बेशक आप अभी बच्चे हैं, मे बी अभी ये बातें आपकी समझ में आना मुश्किल है। आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन पता होनी चाहिए कि जब आप किसी फ़कीर को अगर पैसा देते हैं, कोई भी, अब वो फ़कीर आपसे लगता है आपको कि यार ये फ़कीर नहीं है, ड्रामेबाज है, लेकिन आप अपने दिल से सिर्फ ये सोच करके, नहीं बस इंसान है ना,
मेरे पैसे से रोटी तो खाएगा ना। रोटी नहीं खाएगा तो यार चलो कोई और चीज़ अपनी पूरी करेगा, तो चलो इसकी मदद ही हो जाएगी। आप ये सोचो, और आप अल्लाह के नाम पर दे। अब ये ना सोचें कि वो शक्ल से कुछ और लग रहा है या वो काम करने के काबिल है और उसको दुत्कारना ना, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं देने आपने तो बस उससे सॉरी कर लें, यार मेरे पास है नहीं, या मैं नहीं दे रहा, या माफ़ कर दो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है जी। तो इस्लामिक बहुत सारी हो गई जी। चलें जी वायों की तरफ आ जाएं थोड़ा सा, और अल्लाह ताला हम सब पर रहमत अता करे। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक। डेवलपमेंट ऑफ चिक में पहले हम अपने एक जो पेज 130 पर ही हैं आप, और एग के बारे में आपसे बात की जाती है। हेंस, है ना, इसका एग। अच्छा, ये हमारे प्रैक्टिकल में भी था, अभी भी है, लेकिन फाइनल सिलेबस में ये नहीं आता। लेकिन हम अपने यहाँ अपने जो कॉलेज में तो हम उसको दिखाते हैं, करवाते हैं। देसी और फार्म के अंडे में कुछ फर्क होता है। ठीक है। देसी वो वाला अंडा जो फर्टिलाइज्ड है ना, वो एक देसी फार्म से भी आ रहा है। फार्म में भी देसी मुर्गियाँ पाली जाती हैं, उनको भी वही फीड के थ्रू बड़ा किया जाता है, फिर वो अंडे देती हैं, तो वही कलर होता है ना अंडे का, लाइट ब्राउनिश, और जर्दी जरा डार्क येलोइश होती है। और हम अगर घर में मुर्गी पालें देसी, तो उसका भी वैसे ही सेम अंडा होता है, लेकिन हमारी घर की मुर्गी में फर्टिलाइज्ड एग दे रही होगी वो। और वो हम डेवलपमेंट ऑफ चिक में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ नॉर्मल कोई भी अंडा आप लें तो उसमें जो स्ट्रक्चर है, पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। द एग ऑफ hen इज पॉलीलिथल। पॉलीलिथल का मतलब है जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर। मोनोलिथल हमारा फिशेस और एम्फीबियंस के एग होते हैं, उनमें यॉक की क्वांटिटी कम होती है। और रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में हमारी यॉक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसे पॉलीलिथल कहा जाता है। ठीक है। ये है जी एग का स्ट्रक्चर। इसमें हम एक एक जो पार्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, उन पार्ट्स को हम एक एक कर कर अलहदा अलहदा से डिस्कस कर रहे हैं। It is elliptical in shape with one end a bit broader than the other. तो ये आपको नजर आ रहा है जी, और हम अंडे रोज यूज करते हैं। एक साइड ब्रॉड होता है थोड़ा सा, और दूसरा साइड थोड़ा सा पॉइंट की तरफ जा रहा है, लेकिन पॉइंटेड नहीं होता, नोकी का नहीं होता। ठीक है, तो इसे एलिप्टिकल शेप का है, ये लॉन्गेटेड नहीं है। ठीक है, एलिप्टिकल। It is 4 centimeter broad and 6 centimeter long, protected by white or brown porous proteinous calcareous gel. अब इसकी सेंटीमीटर 4 ब्रॉड और 6 लॉन्ग, ये जरूरी नहीं है ना, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक एवरेज हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो 4 सेंटीमीटर ब्रॉड होगा और 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी। और वाइट कलर का अगर हमारा फार्म का अंडा है तो, और अगर देसी मुर्गी जिसे हम कहते हैं तो वो ब्राउन। कभी अंडे पर गौर से देख लीजिएगा, छोटे छोटे से सुराख आपको नजर आएंगे, जरा करीब देखेंगे या लेंस लगा कर देखेंगे, तो ये पोरस होता है, जो कि प्रोटीनियस कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसमें प्रोटीन्स शामिल होते हैं। ठीक है। और ये हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो एग शेल की आपको नजर आ रही है। उसके ऊपर जो सबसे ऊपर, यानी जो हाथ, आपका हाथ जहाँ टच हो रहा है, उसे आप क्यूटिक्यूला या क्यूटिकल भी कहते हैं। उस पर जो है, जिस पर पोर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो बना हुआ हमारा इससे कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन्स। उसके नीचे beneath the shell a thin but tough whitish two-layered shell membrane separated at the broader end of the egg to enclose an air-filled space.
अब यहाँ पर अगर हमने बॉयल अंडा करके खाया हो, है ना, तो थोड़ा सा कच्चा सा अंडा अगर आपका वो रह जाए, तो आपको छिलका ऊपर से उतारने का, शेल उतारने का बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस रहता है। छिलके के साथ साथ अंडा टूटता रहता है क्योंकि उसके नीचे एक और लेयर है, और उस लेयर और हमारी एग शेल की लेयर के साथ कनेक्टेड होती है। लेकिन जब बॉयल करते हैं तो वो थोड़ी, वो भी बॉयल हो जाती है तो सेपरेट हो जाती है। लेकिन अगर वो सही तरह बॉयल नहीं की पाए, कर पाए आप, तो फिर वो सेपरेट नहीं हो पाती। तो वो ये वाली लेयर है, ये जो आपको नजर, ये ठीक है, मैंने कलर कर दिया उसको एक साइड से। ये मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन एक तरफ से थोड़ी सी अंदर की तरफ दब रही होती है, उस एरिया से जहां से एग ब्रॉड होता है। और ये ब्रॉड एरिया में आपको एक कैविटी नजर आएगी। बॉयल अंडा करके खाएंगे अगर आप, तो एक तरफ से एक गढ़ा सा आपको मिलेगा, वो ये हिस्सा होता है। मैं कलर कर रहा हूँ रेड। ये एयर सेल या एयर फिल्ड स्पेस कहलाती है। यहाँ पे थोड़ी सी हवा भरी होती है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं शेल मेम्ब्रेन के नीचे, एल्बुमिन, जिसको हम उर्दू में सफ़ेदी कहते हैं, वो आपको मिलेगा, विच सराउंड द ओवम प्रॉपरली। और उस वो दरअसल उसने ओवम को घेर रखा। और अगर हम यहाँ तो आपको दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन यूजुअली आपको अपने किसी एग में ये कंडीशन नज़र नहीं आएगी कि, क्योंकि अंडा तोड़ते हैं तो वो पूरा सारा का सारा एल्बुमिन बाहर ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एल्बुमिन का एक पोर्शन आपको लाइट में नजर आ रहा है, एक थोड़ा डार्क नजर आ रहा है। ये थिक एल्बुमिन है जो डार्क है, और उसके पहले एक पोर्शन जो है वो थिन एल्बुमिन आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा पतला, है ना, लिक्विड फॉर्म में। और दूसरा इनर साइड वो थोड़ा सा थिक एल्बुमिन होता है। तो दो एल्बुमिन होते हैं इसमें। लेकिन हमें उस वक्त जब हम अंडा तोड़ रहे थे तो हमें एक ही नजर आ रहा था, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा फर्क कलर का, ट्रांसपेरेंट तो होते ही है, तो इसमें थिकनेस का आपको इतना फर्क नजर नहीं आता। Some part of the albumin form a pair of spirally twisted spring-like calza, which keep the yolk centered in the egg. ये है हमारा कालजा। ये क्या किया है, ये जो हमारा एल्बुमिन था, उसमें से कुछ एल्बुमिन स्पाइरल लाइक, स्प्रिंग लाइक बन गया, बहुत बारीक सा। और अगर आप अंडे को एहतियात से, आज आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अंडे को आप आराम से तोड़कर आराम से ओपन करते हुए निकालिएगा, तो आपको डार्क सा वाइटिश सब्सटेंस नजर आएगा जो टूट चुका होगा। जैसे ही आपने अंडा तोड़ा शेल, तो वो भी अलग हो चुका होगा, जर्दी के लेकिन बराबर नहीं होगा, ऐसा लगेगा जर्दी का चिपका हुआ है। वो दरअसल मेम्ब्रेन से चिपका हुआ था जर्दी के साथ, एक साइड उसका एक एंड यहाँ जर्दी के साथ अटैच है, और दूसरा उसका इनर मेम्ब्रेन। इसी तरह एक यहाँ है, एक यहाँ। इसने क्या किया, इसने जर्दी या यॉक को सेंट्रलाइज किया। अब अगर आप अंडे के शेल को तोड़े बगैर उसको हिलाएं ना, शेक करें, तो हमारी ये जर्दी या यॉक बेशक हिलेगा लेकिन फटेगा, डैमेज नहीं होगा। ये इसीलिए कालसा यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे एग के यॉक को संभाल के रखता है। Yolk is covered by a transparent vitelline membrane, which keep the yolk separated from the yolk. अब ये भी मेम्ब्रेन अगर आप बॉयल करेंगे ना अंडा, तब आपको नजर आएगी। जर्दी के ऊपर सबसे पहली एक लेयर होगी बारीक सी, जो कि अलग नहीं होती कि आप उसको छील कर उतार दें जर्दी के ऊपर से लेयर, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि इवन कि अगर आपने जर्दी बहुत अच्छी तरह बॉयल एंड एग किया है, तो जर्दी को टीएस करके देखिएगा, ट्रांसफर सेक्शन, तो जर्दी या यॉक के अंदर भी आपको
अलग अलग लेयर्स नजर आ रही हैं, तह नजर आ रही है, लाइट डार्क लाइट डार्क। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद द प्रोटोप्लाज्म इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया कॉल्ड ब्लास्टोडिस्ट और जर्मिनल लेयर। ये वो एरिया है हमारा जो आपको यहाँ ऊपर जर्मिनल डिस्क नजर आ रही है। ये कहाँ, ये आपके सामने बस इतना छोटी सी होगी, रेडिश कलर में नजर आएगी, और ये हर फर्टिलाइज्ड एग में होगी। अंडा खराब नहीं होगा, ये ना समझे कि अंडा खराब है। हाँ, अगर ये बड़ी है, ये वाजे नजर आ रही है आप, तो फिर वो अंडा पॉसिबल है कि उसमें ये जो ब्लास्टो डिस्क है या जर्मिनल डिस्क, यहाँ पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, और शुरू होने के बाद वो रुक गई किसी वजह से, लिहाजा वो अंडा खराब हो गया। वो ऑब्जर्व भी है कि स्मेल आ रही होगी, अंडे में से स्मेल आ रही होगी आपके, तो वो तो फिर खाना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन है, मुश्किल क्या होगा। और अगर आप अंडे को देखना चाहते हैं कि ये ठीक है या ख़राब है, तो आप अंडे को लाकर, यानी अंडे जितने भी आप लेकर आए सबको आप पानी में डाल दें, एक 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 करके डाल दें। अगर अंडा पानी के नीचे लेयर बॉटम पर आपने जिस बर्तन में पानी डाला है, इतना डालिए कि वो अंडे से ज़्यादा हो और अंडा उसमें तैर सके या फिर बैठ सके। अगर आपने पानी डालकर अंडे को रखा उसमें और अंडा बॉटम में चला गया और वापस ऊपर नहीं आया, तो वो अंडा खराब है। और जो अंडा सही होगा, यानी उसकी जर्मिनल डिस्क ने डिवीजन नहीं की होगी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा या अनफर्टिलाइज्ड होगा, वो आपके पानी के ऊपर वाली लेयर पर तैरता हुआ आ जाएगा सरफेस। ठीक है। ये अंडे की तोड़ने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि वो सही है या खराब है। वरना अदरवाइज हमने पता चला कि जी सब कुछ हमने एग के लिए जो ऑनियन है, पेपर्स हैं और घी है, वो सब हमने फ्राई पैन में डाल दिया, फिर अंडा उसमें डायरेक्ट डालना चाहते हैं, पता चला अंडा खराब ही फेंक दिया आपने उसमें, और वो पता चला कि जो चीज़ें आपने काट कर डालनी थी वो सब बेकार हो। तो इसलिए अंडे लाने के बाद आप उसको पहले चेक कर सकते हैं पानी में डालकर, तो ज़्यादा बेहतर। रेस्ट ऑफ द यॉर्क इज कॉल्ड ड्यूट्रोप्लाज्म, यानी ये जो हिस्सा है ये जर्मिनल डिस्क कहलाएगी, और इसके बकिया जो पूरा हिस्सा बाकी जो बचा वो यॉर्क ड्यूट्रोप्लाज्म कहलाता है, which is reserved food material and made up of concentric layer of white and yellow yolk। तो मैं भी आपसे जिक्र कर रहा था कि इसके अंदर भी लेयर्स होती हैं, वाइट कलर की एक होगी और एक येलो यॉक, यानी ये जो येलो कलर है ये होगा। तो वो ऐसे नज़र नहीं आएगा। बॉयल करने के बाद अगर आप अच्छा बॉयल करने के बाद टीएस करें ना, तो फिर आपको अंदर वाइट सी लेयर नजर आएगी, और जो येलो होगी वो बॉयल होने के बाद जाहिर सी बात है कि उसका कलर चेंज हो चुका होगा, ब्राउनिश हो चुकी होगी। तो ये वाली जर्मिनल लेयर यानी जर्मिनल डिस्क या प्लास्टोडिस्क, इसके अलावा जितना हिस्सा है हमारे योग का उसे हम ड्यूट्रोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है जी। जब हम आगे देखते हैं, द ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन इट्स प्री मैच्योर फॉर्म, द प्राइमरी oocyte. The egg in the form of secondary oocyte is immediately sucked up by the oviduct. तो ओवरी जो एग फॉर्म करती है, जिसे oocyte हम कहेंगे, वो आगे जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ओविडक्ट में, इसीलिए बर्ड्स की ओविडक्ट बड़ी होती है। जितना बर्ड की किस्म अच्छी होगी, बड़ी होगी, यानी कि साइज अगर बड़ा हो, तो उसकी ओविडक्ट भी उतनी बड़ी होगी, क्योंकि एग उसमें चलते हुए मैच्योर होता चला जाता है और उसी में उसको फर्टिलाइज किया जाता है। और फर्टिलाइज कब होता है? जब शेल नहीं बना हो, शेल बनने से पहले ओवरी में जाकर ही oocyte ही अपने आप को फर्टिलाइज करवाता है स्पर्म की मौजूदगी में, और उसके बाद देन ये ओविडक्ट में घूमता रहता है। ओविडक्ट में भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन उस वक्त शेल नहीं बना होता इनिशियल स्टेज में।
लास्ट जब हमारा ओविडक्ट का पार्टीशन शुरू होता है तो वहां पर एग शेल बनना शुरू होता है। ठीक है, तो ये हमारे एग का स्ट्रक्चर जो हमारा था वो आपके सामने में रख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं जी आगे, और आगे हमारी चिप की डेवलपमेंट में जो हम सवाल आप लिख लीजिए और फिर हम चलते हैं। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ चिक्स। फर्टिलाइजेशन जर्मिनल डिस्क में नहीं होती है। हसनैन ने सवाल पूछा कि सर इस एग में फर्टिलाइजेशन जर्मिनल डिस्क में होती है ना? फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही जर्मिनल डिस्क बनती है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर अनफर्टिलाइज एग होगा तो उसमें जर्मिनल लेयर नहीं होगी, उसमें एक छोटा सा स्पॉट जरूर होगा जो उस जगह की निशानी करेगा कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होकर काम शुरू होना था। लेकिन चूंकि एग फर्टिलाइज ही नहीं है इसलिए वो स्पॉट आपको छोटा सा नजर आएगा। लेकिन अगर देसी मुर्गी का अंडा आपने निकाल लिया, ले लिया फर्टिलाइज्ड एग, उसमें आपको जर्मिनल लेयर थोड़ी सी क्लियर नजर आएगी। क्योंकि ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट अभी नहीं हुई होती। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी? जब उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा। घर में आपके मुर्गा और मुर्गी के पेयर्स रखे हुए हैं आपने, और मुर्गी अंडा दे रही है, और अंडा देने के बाद आपने उस अंडे को उठाकर रख लेते हैं। अगर अपने घर में वो चूजे निकालने हों नेचुरल तरीके से, तो वो देसी मुर्गी ने जो अंडे दिए वो आप अंडे जमा करते रहते हैं। ऑलमोस्ट 30 दिनों तक हर रोज मुर्गी एक अंडा दे रही होती है। 30 दिनों के बाद वो अंडा देना बंद कर देती है और फिर वो मुख्तलिफ साउंड प्रोड्यूस करती है। उस वक्त आपने वो अंडे जो 30 रखे थे उसमें से हो सकता है कि आपने 10-12 खा ली हों। 8-10 आप दोबारा उन्हीं अंडों को किसी बास्केट में छोटी सी कपड़ों के नीचे कपड़ा या वो दूसरी कोई और घास वगैरह ड्राई ग्रास आप रख कर और उसे मुर्गी को दिखाते हैं तो मुर्गी उस पर बैठ जाती है। अब वो मुर्गी उस अंडे को इंक्यूबेट करने बैठी। आप चाहें तो उन्हीं 30 अंडों को उठाकर, मशीन हमारे यहाँ बहुत है इंक्यूबेटर्स, आप इंक्यूबेटर में रखकर अंडे में से चूजा निकलवा लें। क्योंकि जब तक आप उस अंडे को, फर्टिलाइज्ड एग को 40 या 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान का टेम्परेचर नहीं मिलता रहेगा, उस वक्त तक वो एग की जर्मिनल लेयर अपनी डिवीजन नहीं करेगी, तो वो वैसे ही पड़ी रहेगी। अब मे भी पॉसिबल अंडा खराब हो जाए गर्मी की वजह से, टेम्परेचर होता है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, जर्मिनेशन शुरू हुई और फिर उसके फौरन बाद वो रुक गई, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या 1 घंटे बाद, अब अंडा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको लो टेम्परेचर पर रखा है, लो से मुराद है कि नॉर्मल से कम पर रखा है, तो वो अंडा यूजुअली ख़राब होने के चांस कम होते हैं। फिर इंक्यूबेशन शुरू हो जाती है। आप उसको टाइम दें टेम्परेचर पर, वो इंक्यूबेट करेगा। हम जो अंडा, हाँ जी, जो फार्मी मुर्गी का आप अंडा खाते हैं ना वो अनफर्टिलाइज होता है। वो तो मुर्गी के फॉर्म में हमने, ये आजकल माशाल्लाह से इमरान खान सही कहते हैं कि मुर्गियाँ पालो। तो अब मैं तो यही सोच रहा हूँ अगले साल मैं भी सर्दियों के लिए मुर्गियाँ अपने पास पाल लूँ, गर्मियों में पालूंगा तो सर्दियों में अंडे देगी। क्योंकि माशाल्लाह से ये जो फॉर्म का अंडा है यही 17 रुपए का आजकल चल रहा है। और वह अजीब है। और देसी मुर्गी का अंडा पता नहीं कितने का है जी। तो भाई अगर हम माशाल्लाह से 2-4 मुर्गियाँ घर में कहीं कोने वोने में किसी जगह रख दें, उन्होंने क्या खाना, उन्होंने घर की चीज़ें खानी है सब। घर की दाल रोटी खिलाए उसको, और वो रोज़ अगर 3-4 अंडे, अगर 4-5 आपने पाली, 4-5 अंडे दे रही है, देसी मुर्गी के अंडे, देसी अंडे आप खाएं जी, मज़ा आ जाए। तो इमरान भाई ने सही कहा था कि मुर्गियाँ पालें, अंडे खुद भी रखें और दूसरों को भी बेचें, यही मौसम आ गया है। हाँ, आइडिया बिल्कुल उन्होंने सही आपको कहा। अच्छा जी, तो ये 3 जर्मिनल लेयर जो हमारी है, इससे पहले मैं आपको ये चाहूँगा कि मैं वीडियोस दिखाऊं। पहली वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ और आपको
बल्कि मुझे, हाँ, मैं शेयर करता हूँ भी आपके साथ, ठीक है। जब तक हम साथ साथ बातें करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी सी, और उसके बाद हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ज़रा सी बात आपके सामने ज़रा जहन में आ जाएगी, तो आपको ज़रा इजी रहेगा। तो अभी हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट लेते हैं। हमारा चिक डेवलपमेंट जो होती है, वो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 21 डेज, ठीक है ना। ये डे वन है हमारा, जो जर्मिनल डिस्क हमने जिसकी बात की थी आपसे, तो यॉर्क का पूरा एरिया है, और उस पर आपको जर्मिनल डिस्क दिखाई जाएगा, इस पर ये सब कुछ चलेगा। जो पूरा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी वो इसी जर्मिनल डिस्क के साथ होगी। ओवरी जो है वो एज अ फूड सप्लाई काम कर रहा है। ये एम्ब्रियो में सबसे पहले देख लें आप, ये बोन्स फॉर्म हो रही हैं, और ये बोन्स का जो पोर्शन है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड और वर्टेब्रल कॉलम, और ये ब्रेन का पार्ट शुरू हो रहा है। हार्ट बन रहा है, हार्ट ने बनते ही धड़कना शुरू कर दिया, और ये देखें ब्लड वेसल्स जा रही हैं पूरी बॉडी से होकर, कहाँ, यॉर्क में, यॉर्क से उसको फूड मिल रहा है। ये ब्रेन डेवलप हो रहा है, आई, फिर ये उसके लिम्स शुरू हो गए डेवलपमेंट होना, यानी टांगे जिसे कहते हैं। फिर डिजिट फॉर्मेशन शुरू हो गई, अगले 6 दिनों में वीक बनना शुरू हो रही है, और वो बढ़ती चले जा रही है। 7th डे, 8th डे में उसके फीडर्स की जो लाइनिंग है वो शुरू हुई है, और माउथ ओपनिंग होना शुरू हो गया है 10th to 14th डे में। फिर क्लॉ, नाखून नज़र आने लग गए हमें अगले 11 दिनों में। फीडर्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई, और 12 दिनों में आपकी फीट और लेग्स, आईलिड फॉर्म हो रहे हैं 13 डेज में। और इस तरह से हेड टर्न टूवर्ड्स द लार्ज एंड ऑफ हेड। तो ये उस एरिया में जहाँ पर हमने आपसे बात की थी कि एक साइड बड़ा होता है एग का, उस साइड पे इसका सर होल्डिंग होने लग जाता है। तो ये बड़ा एरिया, और इस एरिया में इसके हेड को आराम से आ सकता है, इस एरिया में हेड इसका नहीं आ सकता। कट ड्रॉन इनटू एब्डोमेन, अब इनके एब्डोमेंस बनना शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले फूड कहाँ से मिल रहा था, उससे पहले इसको गज़ा जो मिल रही थी वो सारी की सारी इसकी जॉब से मिल रही थी, जो कि कनेक्शन था इसके साथ। हेड टक्स बिटवीन लेग्स, हेड बड़ा होता जा रहा है इसलिए वो बिल्कुल स्टक हो रहा है, अंदर की तरफ धंसता चला जा रहा है। और एम्ब्रियो फिल्स अवेलेबल स्पेस, जितनी बड़ी जगह अंडे में थी उतनी ऑलमोस्ट उसकी जगह पूरी होती चली जा रही है। यॉर्क सैक इज लार्जली एब्जॉर्ब, ज़्यादातर ये हिस्सा यॉर्क का वो अब एब्जॉर्ब होता चला जा गया, और आखिरी 2 दिन रह गए, ठीक है ना, 19वें दिन में। और अब इसको जितनी फूड, इंटरनल पिपिंग शुरू कर दी। पिपिंग का मतलब होता है कि अंदर से ये जो मेम्ब्रेन है ना, उस मेम्ब्रेन को ये मार रहा है, चोंच मार रहा है, काट रहा है। ये कौन सा एंड है, ये वो एंड है जहाँ एयर फिल भी थी। एयर फिल होगी तो यकीनन उस जगह पर हमारे एक मेम्ब्रेन ऑटोमेटिकली थोड़ी सी सेपरेट होगी, लिहाजा वहाँ से चोंच को मारकर तोड़ना ज़रा आसान लगता है। और फिर ये शेल की तरफ आ जाएगा, और शेल को ब्रेक कर दिया जाएगा, और देन 21st डे को ये हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा इनटू चिक, ठीक है जी। तो ये एक जर्नल हमने आपको दिखाया, आगे पीछे नहीं, पूरा टाइम टू टाइम, ये अल्लाह की कुदरत है, कोई मजाक थोड़ी है। हम्म? अल्लाह की दी हुई चीज़ें हमारी जो हमें नज़र आती, भाई कुरान में आपने पढ़ा है ना,
सूरह रहमान में कि हर चांद सितारे एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे है ना। क़यामत क्या होगी? क़यामत यही तो है, ये हिसाब मुकर्रर ख़त्म हो जाएगा, सब एक साथ टकरा जाए। वीडियो कहाँ से मिलेगी? अरे मेरे बच्चे, वीडियो तो जितनी मर्जी ढूंढ लो यूट्यूब पे, जैसा मर्जी ढूंढ लो, बस अच्छी सी चॉइस करनी होती है आपको। क्योंकि हमारे यहाँ वीडियो यूट्यूब पर तो आपको मालूम है ना कि चैनल्स इतने बने हुए, बिला वजह के भी चैनल हैं जिन पर जो टॉपिक आपने लिखा है उसकी बात कम है, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है। तो ये आपको ज़रा देखनी पड़ती है अपने काम की, आप हर चीज़ की वीडियो निकाल सकते हैं। कल का टेस्ट बता दें? अरे भैया सलाम, सवाल है, क्या नाम है, सवाल है। कल का टेस्ट कौन सा बता दें मेरे बच्चे? आज बहुत दिनों बाद आए हो क्या? कल का टेस्ट बेटा एमसीक्यूज का जो आपका है वो चैप्टर 11 और 12 एमसीक्यूज है, ठीक है। लिंक तो बेटा मुझे याद ही, मैंने तो डाउनलोड कर ली थी ढूंढ कर, अच्छी सी वीडियो निकाल कर, अच्छी ग्राफिक दिखाई है इसमें, क्लियर ग्राफिक दिखाई है। अभी इसके बाद हम गेस्टुलेशन पर जब आएंगे तो गेस्टुलेशन की एक वीडियो दिखाएंगे, थ्री जर्मिनल लेयर्स कैसे फॉर्म होती है, पढ़ेंगे भी दिखाएंगे भी, ताकि आपको ज़रा थोड़ी सी क्लियरली नज़र आ जाए वो बात, ठीक है जी। तो अब हम एम्ब्रियो में आगे बढ़ते हैं और चिक डेवलपमेंट में फर्टिलाइजेशन की बात हमने देख ली थोड़ी सी, आपने पहले यहाँ से शुरू कर दिया कि फर्टिलाइजेशन हम दिखाएंगे बताएंगे, यानी कि क्वेश्चन के आंसर में फर्टिलाइजेशन। पहले आपने एग, अच्छा एग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना, एग को जो हमने जैसे पूरी डिटेल पढ़ी है ना, तो जब आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए ना, डेवलपमेंटल ऑफ चिक्स अप टू थ्री जर्मिनल लेयर, तो उस वक्त आपको एग की डिटेल इतनी बतानी, आपने एग का एक फर्स्ट ई पॉलीथिल होता है और कैलकेरियस और यॉक की ज़्यादा क्वांटिटी, बस फिर आप फर्टिलाइजेशन में उसकी दूसरी दो तीन बातें वो आप बता दे रहे हैं, बहुत है। एग की अलग से हम पूरी स्ट्रक्चर नहीं बता रहे। It is the process of the fusion of sperm and ovum form of a single diploid new zygote as usual, जो आपको फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन याद है। इन हेंस, अब हम हेन की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है एंड टेक्स प्लेस इनसाइड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट के इंटरनल पार्ट तक ये जाएगा कौन? स्पर्म। ओवीबी oocyte प्रोड्यूस करेगी, oocyte निकलकर ओविडक्ट में आ जाएंगे, ओविडक्ट में आते ही उनको स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा। ड्यूरिंग इट कोर्स डाउन द ओविडक्ट द एल्बुमिन इज डिपॉजिटेड एंड शेल मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड अराउंड इट। अब जैसे ही वो फर्टिलाइज्ड ओवा आगे बढ़ा तो उसके ऊपर फौरन जो है वो एल्बुमिन की लेयर चढ़ेगी और देन उसके ऊपर एक शेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। द एग्स नाउ रेडी टू बी लेड। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो शेल मेम्ब्रेन ये मोटी होती चली जाती है। अगर कभी आपने इत्तेफाक से कोई ऐसी मुर्गी ज़िबा कर दी हो घर में हो और उसमें अंडे दे रही हो और आपने उसको ज़िबा कर दिया, तो उसमें आपको प्री मैच्योर एग्स मिलेंगे जिसमें आपको जर्दी ही की शक्ल, सारी की सारी यॉक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, और वो क्योंकि अभी ओविडक्ट से गुजरे नहीं थे पूरी तरह, तो इस तरह उनका मुकम्मल नहीं हुए थे, प्री मैच्योर थे, ठीक है। तो जैसे जैसे ओविडक्ट से गुजरेंगे उस वक्त तक इनकी शेल कवरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। द एग इज नाउ रेडी टू लेग द एग। जब वो मुकम्मल हो जाता है शेल, तो उस वक्त ये फिर देने के काबिल बॉडी से बाहर निकलने वाला होता है। आमतौर पे ये काम 22 आवर्स फॉर द एग फर्टिलाइज और अदरवाइज टू बी डेड आफ्टर ओव्यूलेशन। आमतौर पे 1 घंटे की जो सीक्वेंसिंग चल रही होती है वो 22 घंटे की यूजुअली होती है। और अंडे में हमने एग्स में हमने बात की थी, तो ये वो सिर्फ एक छोटा सा एरिया हम यहाँ इसका एक दिखा रहे हैं आपको, जिसको हम अपने डिस्क का नाम दिया था, ठीक है जी।
और इस डिस्क के ऊपर ये एक निशान आपको नजर आ रहा है जिसे हम क्लेवेज कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब हम देखते हैं तो इसमें क्लेवेज स्टार्ट हो जाता है। और क्लेवेज इज द सीरीज ऑफ mitotic division that start taking place in ovum 2 to 3 hours of its fertilization। 2 से 3 घंटे फर्टिलाइजेशन के हो जाते हैं तो उसके बाद से ये काम शुरू हो जाता है। और पहला कट जो हमें ऊपर से ही नजर आएगा, एग सेपरेट नहीं होंगे। फिर उसमें मजीद ये वो पार्ट जो हमारे यॉक से टच होता है उसे एरिया ओपेका कहा जाता है। ये पूरा हिस्सा ये एरिया पैलिसिडा कहा जाता है। यानी जहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है ना, अब हम उसे एरिया पैलिसिडा कहते हैं। और जहाँ पर ये यॉक के साथ अटैच है उसे एरिया ओपेका कहते हैं। ठीक है। 3 घंटे आमतौर पर लग जाते हैं ये स्टार्ट होने में। द यॉक एग्स ऑफ बर्ड्स अंडरगो डिस्कॉर्डियल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो इसको हम डिस्कोडियल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज भी कहते हैं बर्ड्स में। रेप्टाइल्स में नहीं ऐसा होता। और इसको हम इनकम्प्लीट, ठीक है, एक रीज़न होगा। आज मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हमारा बहुत कम है, तो इसलिए कल लिखवा दूंगा नेक्स्ट पेज पे 131 पे। Cleavage occurs only in the blastocyst, a small disc of cytoplasm 2 to 3 mm in diameter at the animal pore of the egg। ठीक है। तो एग सेल पर हमारे एक ब्लास्टोडिस्क बनती है जो हमने आपको पहले दिखाई। वो यही डिस्क बन रही है, यही जो फॉर्मेशन हो रही है जिसका 2 से 3 mm की लेंथ होती है। इसको ये आपको ये देखिए यॉक का हिस्सा, ये निचला हिस्सा, और ये एरिया ओपिका, एरिया पेटिका, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। ये सामने से ऊपर से नजर आ रहा है, ये हमें साइड से नजर आ रहा है। और ये सेल्स हैं जो अपने आप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें क्योंकि हम फिर नेक्स्ट क्लास भी शुरू करनी होती है। और अगर कोई बात है करने वाली, कोई पूछने वाली, तो वो पूछ लीजिए। वरना बाकी जो नहीं बात, किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो वो मेरी तरफ से उसको दुआएं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उससे मुलाकात करेंगे। बाकी हमारे कोई बात है तो पूछ लें। नहीं, एग की डायग्राम नहीं बनानी होती। सवाल पूछा था कि एग की डायग्राम, तो एग की डायग्राम नहीं बनानी होती, बल्कि हम अभी दिखाएंगे आपको वो डायग्राम बनानी होती है। इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन बुक में भी आपके बुक वाली बना सकते हैं, नोट्स वाली बना सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर मेरी तरफ से दुआओं के साथ अल्लाह ताला हम सबको, आपको, आपके पेरेंट्स को अपनी रहमत के साए में बीमारी और कोविड से दूर रखे। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।